चलो आज हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में। ठीक है, देखो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है वो 1378 में हो जाती है, 88 में। वैसे मैं डाटा जो है ना मैं गलत ही बोल रहा हूँ, 1388। वहाँ पे भी मैंने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने उसको 1551 बोल दिया 1351 को मैंने 1551। ऐसा बहुत बार होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको देख देख के जो देख के पता है, वो कभी कभी मेरे से डाटाबाजी गलत हो जाती है। चलो कोई नहीं। देखो फिर हम लोग बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी है उनके बारे में। देखो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 में के बाद उसके उत्तराधिकारी जो है अयोग्य साबित हुए। इसके बाद ही खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। फिर जो है लोधी वंश आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों में तुगलक, शाह द्वितीय, अबू बकर, अबू बकरा बन गए यहाँ पे। ठीक है, अबू बकर, मोहम्मद शाह व नासिरुद्दीन महमूद शाह थे। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से उसके जो है ये क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी हुए, वो है तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर और मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये नासिरुद्दीन तो हार, मतलब नासिरुद्दीन जो है नाम ही मेरे को लगता है ना ये हराम है, मतलब ये कमज़ोर शासक की निशानी है। नासिरुद्दीन नाम के जितने भी मैंने शासक देखे हैं सब के सब कमज़ोर शासक है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में, यानी कब का बात हो रहा है, 1389 में, 1398 में और 99 में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करके, बहुत बार पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो है तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन बोले कमज़ोर है एकदम, नासिर है एकदम, इसका कोई दिमाग, इस नासिर मतलब नासिर नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है इसके पास। इसलिए तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, करके तुगलक साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तैमूर के आक्रमण के समय महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। फिर महमूद शाह भी दिल्ली छोड़ कर भाग गया। तैमूर की मृत्यु के बाद वह वापस दिल्ली लौटा। देखो हालत देखो उसकी, कि जब आक्रमण किया तो भाग गया, फिर वो जब बोला कि वो मर गया तब बोला कि फिर ठीक है आ जाते वापस। इतना डरपोक आदमी था, क्या राजा बनेगा। नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा पूर्णतः स्वतंत्र हो गया ना। इन लोगों को लगा कि ये तो इन लोग से कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब फिर फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन इसमें दिया, कर देते हैं, चलो इसी का भी कर देते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या बोलेंगे। फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छा आदमी था मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत बढ़िया था, कल्याणकारी राजा था, बहुत अच्छा काम किया उसने अपने पहले पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा में। ठीक है, ठीक देखो समकालीन इतिहासकारों द्वारा फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। ठीक है, कल्याणकारी निरंकुश शासक। ठीक, केएनएस था वो, कल्याणकारी था, निरंकुश था और शासक भी था। ठीक है, उसने आर्थिक सुधारों से राज्य की स्थिति मजबूत हुई। कल्याण परख कार्यों में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक की अत्यधिक तुष्टीकरण की नीति से साम्राज्य का पतन असंभव ही था, है कि नहीं। अब एल्फिंस्टन क्या बोलते हैं, देखो एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। सही बात है, सल्तनत युग रो एकमात्र इंसानी सोच को बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, बहुत ज़्यादा मस्त, बहुत ज़्यादा तगड़ो, इस कारण इसको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। बहुत बढ़िया इंसान था, कल्याणकारी राजा था, कल्याणकारी निरंकुश राजा था। ठीक है, निरंकुश शासक था। ठीक है, कल्याणकारी निरंकुश शासक, इसलिए एल्फिंस्टन ने इसको क्या है, सल्तनत का अकबर का है। सल्तनत युग का मतलब दिल्ली सल्तनत युग का अभी तक का अकबर का, दिल्ली सल्तनत युग का अकबर ये है। ठीक है, फिर देखो तुगलक वंश के पतन के कारण ऐसा क्या हो गया कि जो तुगलक वंश जो है पतन की तरफ उन्मुख हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 से लेकर तुगलक वंश जो है 1220 से 14 तक जितने भी राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया, तुगलक वंश का शासनकाल सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है भाई, सबसे कम जो है मेरे हिसाब से खिलजी का है और सबसे ज़्यादा तुगलक का है। ठीक है, ये याद रखना। हालांकि अपने अंतिम दिनों में अयोग्य तो किसी का भी हो ना, किसी का भी अंत आता। जैसे कांग्रेस का एक समय बहुत युग था, तो कांग्रेस चरम पे थी अपनी, फिर अब कांग्रेस जो चरम से नीचे आ रही है और भाजपा अपने चरम पे जा रही है।
एक दिन में ऐसा आएगा कि भाजपा भी अपने चरम पे नहीं होगी और एकदम निकृष्टता की तरफ जाएगी, और कोई और पार्टी या कोई और समुदाय जो है अपने क्या नाम चरमोत्कर्ष पर होगा। इसी तरह अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पतन वंश का पतन तो होना ही था, है ना। पतन के निम्न कारण इसने दिए हैं, वो क्या क्या है, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं की असफलता के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक का जो किया कराया था ना कचरा, उस कचरे के कारण जो है बहुत लोगों को भुगतना पड़ा। उसके कारण क्या, राजस्व घट गया, ठीक है। सुल्तान ने अपनी इन इच्छाओं की असफलता का कारण अमीरों और जनता की उदासीनता को मानकर उन्हें कठोर दंड दिया, है ना। भाई दिल्ली से इधर भेजना, मोहम्मद बिन तुगलक का तो यही था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, देवगिरी को अपना राजधानी बना लिया था और दिल्ली से लोगों को देवगिरी भेज दिया, बोले जाओ। और लोग कहते हैं कि वो इसलिए दिया था क्योंकि लोगों ने जो है उसके लिए जो है बहुत मतलब गलत बात बोला था, उसके लिए पत्र जो भेजे थे ना, वो जो उस पत्रों में जो उनके लिए अच्छी भाषा का यूज नहीं किया था, ठीक है, या उसकी निंदा की थी इस तरह से। तो उसने भी उस जनता को क्या है कि लताड़ने का पूरा मतलब ये सोचा, ठीक है। तो जिसने अमीर और जनता ने सुल्तान के विरुद्ध बगावत की और इसके विरुद्ध विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जैसे साम्राज्य के विघटन की क्या हो गई, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दया और क्षमाशीलता की। अब देखो फिरोज शाह तुगलक जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, मोहम्मद बिन जो है तुगलक के अगर बात करो तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर इंसान था। मोहम्मद बिन तुगलक तो क्या ना हारा हुआ खिलाड़ी था मेरे हिसाब से, अभाग्यशाली राजा बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसने जो है मुसलमानों का विश्वास तो प्राप्त किया ही, किंतु सल्तनत की नींव कमज़ोर कर दी। फिरोज शाह द्वारा की गई जागीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र तथा वंशानुगत पदों की घोषणा, दास प्रथा का प्रारंभ तथा इस कार्यों से विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। इसने भी मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य किए थे, भले ये बढ़िया था। देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में फिर से पढ़ो कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोज शाह तुगलक दया और क्षमाशीलता की नीति अपनाकर मुसलमानों का तो विश्वास तो प्राप्त कर लिया था, किंतु यहाँ रुको, किंतु सल्तनत की नींव इसने कमजोर कर दी। सल्तनत की नींव, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद धड़ सब मर के गिर के खत्म हो गए, तो तुगलक वंश खत्म हो गया। हालांकि तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला सबसे बड़े वंशों में से सबसे ज़्यादा समय तक यही रहा। फिरोज शाह द्वारा की जारी की गई जागीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र और वंशानुगत पदों की घोषणा, दास प्रथा का प्रारंभ, इन सब कार्यों से विघटनकारी प्रवृत्तियों की ओर प्रोत्साहन मिला, ठीक है। ये इसने बहुत गड़बड़ किया। फिरोज शाह तुगलक के दुर्बल एवं विलासी उत्तराधिकारी शासन चलाने के अयोग्य साबित हुए, जिससे अमीरों को षड्यंत्र करने का अवसर मिला। परिणाम स्वरूप सल्तनत की शक्ति क्षीण होती चली गई। केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला और तैमूर लंग ने कर दिया आक्रमण और तख्ते उखाड़ फेंके। अमीरों के बढ़ते प्रभाव, षड्यंत्र एवं विलासितापूर्ण जीवन ने दरबार में गुटबंदी को पूर्ण वातावरण स्थापित कर दिया, जिससे सल्तनत की सत्ता कमजोर हो गई। सिंपल बात है, जब क्या होगा कि अमीरों का प्रभाव बढ़ेगा तो दरबार में षड्यंत्र बढ़ेगा, विलासितापूर्ण जीवन दरबार में बढ़ेगा तो गुटबाजी बढ़ेगी। जब गुटबाजी बढ़ेगी तो सल्तनत की सत्ता जो है कमजोर हो जाएगी, ठीक है। कमजोर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और उसका सामना दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह नहीं कर पाया और अंततः तुगलक वंश का पतन हो गया, खत्म हो गया तुगलक वंश। तो इस यहाँ पे तुगलक वंश खत्म हो जाता है। कल हम लोग लोधी वंश या सैयद वंश जिसके बारे में बात करेंगे।